डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर धन धान्य से भरे हों, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसे हम कामना करते हैं। दोस्तों, मनीषियों ने भी कहा है, सबसे बड़ी संपत्ति सेहत ही होती है। तो ऐसे में जबकि प्रकाश का पर्व दीपावली का समय आ चुका है और आप सभी उत्सव और आनंद की मुद्रा में होंगे, तो ऐसे में ये जरूर ध्यान रखना है कि अपनी सेहत पर कोई आंच नहीं आने देनी है, क्योंकि ये समय ऐसा है जब कई लोग सांस से जुड़ी समस्या से जूझ सकते हैं। इसके अलावा आतिशबाजी या फिर दिए से भी कई बार कई तरह की दुर्घटनाएं भी हो जाती है। तो इस समय इन सावधानियों को बरतना बेहद ही जरूरी है ताकि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। तो इसी खास विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषय पर। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे दिवाली में अस्थमा और जलने की समस्याएं, कारण और निदान विषय पर। इस विषय से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, swasthkisanlive2024@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय हड्डा। प्रोफेसर हैं आप, पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर, एम्स नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में। तो हमारे दोनों विशेषज्ञों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सांस से जुड़ी हुई किस तरह की समस्या इन दिनों हो सकती है, या फिर अगर जलने जैसी कोई दुर्घटना हो गई है तो फिर आपको क्या करना है और ऐसा न हो इसके लिए किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नमस्कार दोस्तों, दिवाली आने वाली है, रोशनी, मिठास और खुशियों का त्योहार। लेकिन कृष, इसी वक्त वायु की गुणवत्ता भी सबसे ज्यादा बिगड़ती है। बिल्कुल भूमि, दरअसल पटाखों की आतिशबाजी से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं। साथ ही पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 और लेड ऑफ बेरियम जैसे हानिकारक प्रदूषक भी हवा में घुल जाते हैं। और यही प्रदूषक वायुमंडल में जाकर भूस्तरीय ओजोन बनाते हैं, जो ऊपर वाली ओजोन के बिल्कुल उलट होती है। यानी ये शरीर के लिए रक्षक नहीं, श्वसन तंत्र को जलाने वाली होती है। सही कहा भूमि। कुछ लोगों को इनसे अल्पकालिक असर होता है, जैसे खांसी, घरघराहट या सांस लेने में तकलीफ। लेकिन कई लोगों में इसका दीर्घकालिक प्रभाव भी देखा जाता है। और वही सबसे खतरनाक होता है। इससे ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, जिसमें मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता है या वेंटिलेटर की जरूरत तक पड़ सकती है। हाँ, और इनसे श्वसन अंगों को नुकसान पहुंचने से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे फ्लू, वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दिवाली के बाद यही वजह है कि खांसी, अस्थमा और सांस की परेशानी के मामले अचानक बढ़ जाते हैं। और इसका असर सिर्फ बड़ों पर नहीं, बच्चों पर भी गहरा पड़ता है। इसलिए दोस्तों, दिवाली को सच में रोशनी का त्योहार बनाएं, आगजनी का नहीं। बिल्कुल कृष, दिए जलाएं, मुस्कान बांटें, लेकिन आसमान को धुआं नहीं। शुभ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं। धन्यवाद। जी हाँ, तो हमारे AI एंकर कृष और भूमि ने कुछ खास जानकारियाँ यहाँ पर आपको दी। आइए इसी विषय पर बातचीत को यहाँ पे शुरू करते हैं। डॉक्टर विजय, सबसे पहले आपसे ही हम समझना चाहेंगे कि यूँ तो ये जो त्यौहार है वो उमंग उत्साह का है, प्रकाश का है, लेकिन ऐसे में जिन लोगों को सांस से जुड़ी हुई समस्याएं पहले से है, उनके लिए एक मुसीबत भरा समय भी ये बन जाता है। आखिर क्यों हम देखते हैं कि इस समय सांस से जुड़ी हुई समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है? जी मोनालिसा, देखिए ये जैसे आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया गया है कि इन दिनों में अचानक से जो हॉस्पिटल में हैं
हम देखते हैं जिन लोगों को सांस संबंधी दिक्कतें जैसे खांसी होना, सांस लेने में परेशानी होना, इन्फेक्शन होना, स्पेशली फ्लू जैसे इन्फेक्शन होना, ये बहुत ही कॉमन है। सडनली आपने भी देखा होगा, आपके जो जान पहचान वाले रिश्तेदार, आप सडनली देखोगे कि सबको सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं। अब इसका कारण क्या है? इस कारण को मैं इस तरह से देखता हूँ कि कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कि इन दिनों में अचानक से मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, तो जो कोल्ड जो एयर जो नॉर्मली टेम्परेचर जिसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है वो इस टाइम पे कोल्ड हो जाती है। जो ठंडी हवा है वो जब हमारे सांस की नली में जाती है तो इरिटेट करती है, उसको थोड़ा सा सूजन भी कर सकती है। अच्छा। नंबर एक। दूसरा ये है कि इन दिनों में हवा थोड़ी सी भारी भी हो जाती है, तो जो एलर्जन होते हैं इन्वायरमेंट में उनका कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है। तीसरा है कि कुछ जो एलर्जन हैं वो इसी सीजन में होते हैं। फिर उसके बाद में जो एयर क्वालिटी है वो भी आप अब बार बार आप न्यूज़ में भी दिखाओगे, वैसे भी हमें पिछले इतने सालों से देख रहे हैं कि जो हवा की गुणवत्ता है इन दिनों में आके एकदम ख़राब हो जाती है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा। फिर उसके बाद में जो वायरल इन्फेक्शन है इन दिनों में वो भी बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से जिनको सांस संबंधी बीमारियां हैं वो, और साथ में जो स्वस्थ लोग हैं वो भी सांस संबंधित लक्षणों से या दिक्कतों से जूझते हैं इन दिनों में। बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी हम जानेंगे। लेकिन डॉक्टर अर्चना, यहाँ पर आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि दिवाली का मतलब है जमकर पटाखे फोड़ना, और लोग बहुत ही उत्साह से ये कार्य करते हैं, छोटे बच्चे भी खास तौर पे खूब शामिल होते हैं। लेकिन उत्साह का रंग फीका तब पड़ जाता है जब किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है। आपने भी अपने अनुभव में देखा होगा कि दिवाली के बाद जो बर्न केसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अस्पताल भर जाते हैं। तो हमें ये समझाएं कि किस किस तरह के जलने की जो दुर्घटनाएं हैं वो हो सकती है इस समय में। देखिए मोना, दिवाली के समय में 3 मेजर बर्न का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। सबसे पहले है आग लग करके जलना, जो कि कपड़ों में आग लगने से होता है। इसका मुख्य कारण है दिया या मोमबत्ती जी, जो कि हम दिवाली के समय में बहुत यूज़ करते हैं। दूसरा है पटाखों से जलना, क्योंकि फायर क्रैकर्स हैं, दिवाली पटाखों की और दिए की ही का फेस्टिवल है, तो पटाखों से जलना और दुर्घटना बहुत कॉमन है आमतौर पे बच्चों में। और तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजरी, जो कि करंट लगने से होती है। हम वायर वाली बत्तियाँ, लाइट्स, ये सब बहुत यूज़ करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बर्न का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दिवाली के समय में। जी जी बिल्कुल। तो ये कुछ केसेस हैं जो हो सकते हैं और इनको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए किस तरह की सावधानियां बरतें, इस पर भी आगे बातचीत जारी रहेगी। डॉक्टर विजय, इस बीच हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि सांस की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस समय में, तो ऐसे में जो पहले से ही सांस की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, यानी कि जो अस्थमा के मरीज़ है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए इस समय ख़ास तौर पर? देखिए, आई थिंक इन दिनों में अस्थमा के जो पेशेंट हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं जी। उनके लिए मौसम बहुत भारी होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आराम से कर सकते हैं। एक तो ये जो अस्थमा एक्शन प्लान एक हम बताते हैं, जो भी पेशेंट होता है हमारा अस्थमा के साथ में, हम उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर आपको दिक्कत बढ़ती है तो उस टाइम पे क्या करना है जी। जैसे थोड़ी दिक्कत है तो उस टाइम पे क्या करना है, उससे अगर कंट्रोल नहीं हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उससे भी कंट्रोल नहीं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो उस एक्शन प्लान को आप ध्यान रखिए कि डॉक्टर ने बताया है कि नहीं बताया है, और अगर नहीं बताया तो पूछ लीजिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो आपको दवाइयाँ बताई गई हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इन दिनों में जी। अगर आप दवाई लेते रहेंगे तो स्वास्थ्य को ख़राब होने का चांस ना के बराबर होगा। लेकिन अगर आप दवाई में नागा करेंगे, दवाई टाइम से नहीं लेंगे, तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि इन दिनों में जो ठंड बढ़ती है या एयर जो ड्राई होती है उसकी वजह से आपके सांस की नलियों में सूजन आना, इरिटेशन होना और अस्थमा ख़राब होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरा ये पार्ट है कि जैसे हम लोग बार बार ये संदेश देते रहते हैं या सुझाव भी देते हैं कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का जी। तो लेकिन एक्सरसाइज इन दिनों में आउटडोर में करना डेंजरस हो सकता है, स्पेशली अगर आपको अस्थमा है तो उसमें थोड़ा सा आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आप आउटडोर ना करके इंडोर एक्सरसाइज कर लीजिए।
दूसरा, आप सुबह एक्सरसाइज ना करके थोड़ा सा टाइम चेंज करके, जब पोल्यूशन थोड़ा सा कम होता है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में पोल्यूशन या एयर क्वालिटी सबसे ख़राब होती है, उस टाइम पे आप एक्सरसाइज मत कीजिए। ठीक है। और तीसरा ये है, जो हम एयर जैसे अपने घर के अंदर है, ठंड को हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, आप एयर हीटर या ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं। तो अगर ये सावधानी अगर हम फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक हम जो ख़राब होने का चांस है उसको कम कर सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण, जो मेरे को दिमाग में जो मिस हो गया था, स्मोकिंग। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। एक तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर से अगर आप लेंगे तो आपका अस्थमा खराब होने का पूरा चांस है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर आपने दिया है। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नंदस्वरूप जी, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? बड़े पर किस प्रकार का असर डालता है, और दूसरी चीज जो वायु गुणवत्ता होती है, जैसे इंडेक्स जो होता है 50 होता है, 100 होता है, 150 होता है, 200 होता है, 300 होता है, 500 होता है, तो बढ़िया ठीक हानिकारक और खतरनाक। नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया अपना सवाल दोहरा दीजिए और ज़रा आहिस्ते बताएं कि क्या जानना चाह रहे हैं आप। मैं जानना ये चाहता हूँ कि वायु प्रदूषण फेफड़े के लिए किस प्रकार का असर डालता है जी, ठंड आ रहा तो हमें कैसे सावधान रहना है। दूसरी चीज, जो वायु गुणवत्ता के इंडेक्स है, 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 500 है, 300 है, तो कौन सा इंडेक्स हमारे लिए बढ़िया है, कौन सा इंडेक्स हमारे लिए खतरनाक है वायु का? ठीक है, डॉक्टर विजय जी। देखिए, कुछ आधा तो मैं इनके सवाल का जवाब दे चुका हूं कि अगर एयर पोल्यूशन है या एयर क्वालिटी ख़राब है या एयर की गुणवत्ता ख़राब है तो किस तरह से हमारे फेफड़ों पर असर डालती है। दूसरा, जो इन्होंने एक सवाल पूछा है कि जो गुणवत्ता जो नंबर हैं वो कौन से वाले अच्छे हैं, तो मैं ये कहूँगा जितना कम हो उतना ही अच्छा है जी। पर उनको आमतौर पर समझाने के लिए कुछ नंबर दिया गया है, 50 तक, 50 से 100 तक, 100 से 200 के बीच में, 200 से 400 के बीच और 400 से ऊपर, ऐसे करके उनको कलर कोडिंग भी दी गई है ताकि हम आराम से समझ पाएँ। जैसे ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ऐसे करके। आई थिंक अनलेस की कोई रिसर्चर है, मैं नंबर की बात नहीं करूंगा। वायु गुणवत्ता के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो 100 से कम हो तो अच्छा है, 50 से कम सबसे अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कोडिंग इसकी की गई है। तो नज़र रखें वायु गुणवत्ता का स्तर क्या है आपके शहर में, और उसके अनुसार अगर सांस की दिक्कतें हैं तो एहतियात ज़रूर बरतें, जैसा कि डॉक्टर विजय यहाँ पर हमें बता रहे हैं। बहरहाल, आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अर्चना, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि जो बर्न केसेस आते हैं उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि जलने के कारण, जैसे दिए या मोमबत्ती से जलने के कारण कई दुर्घटनाएं होती है। तो ऐसे में हमें बताएं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, खासतौर पे कपड़े हम कैसे पहने, क्योंकि पर्व त्योहार का समय है तो हम बहुत ही सुंदर कपड़े पहनना चाहते हैं, लेकिन किस तरह के कपड़े पहने ताकि हम इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सकें, अगर कुछ सुझाव आप देना चाहें। जी बिल्कुल मोना, सबसे पहले जिस तरह से आपने कपड़ों का जिक्र किया, मैं भी वही कहना चाह रही थी। हम दिवाली हमारा त्यौहार है, हम इसमें इंडियन क्लोथ्स, एथनिक क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। साड़ी है, लहंगा है, दुपट्टा है जी। इन सब कपड़ों की सबसे बड़ी जो एक इशू है वो ये है कि ये लूज कपड़े होते हैं, घेरेदार होते हैं, इनमें दुपट्टा और पल्लू जैसी चीज़ें होती हैं जो कि आग के चपेट में आने का जिनका ज़्यादा चांस होता है। इनमें घेरा बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से एयर बहुत ज़्यादा होती है, तो आग लगने पर ये जल्दी बुझते नहीं हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप कपड़े ये इस तरीके के वस्त्र पहन करके आप फ़ोटो खिंचाने हैं, ये सब चीज़ें कर लीजिए। पर जब आप दिए जला रहे हैं, जब आप पटाखे जला रहे हैं स्पेशली, तो उस समय में 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो कॉटन, प्योर कॉटन के कपड़े हों, और कोशिश कीजिए कि वो कपड़े चुस्त हों, जो आपके शरीर से चिपके हुए हों, ताकि वो लहरा करके आग के चपेट में ना आ सके जी। ये जो है ये परिधान में ध्यान रखना है। बाकी जो दिया या मोमबत्ती से जो जलते हैं वो मेनली 2 समय में जलते हैं। पहला जो है वो पूजा करते समय, जब हम दिया दिखा रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो उस समय में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अपने कपड़ों को समेट करके रखना है, और दूसरा जो ध्यान रखना है वो ये कि पूजा करते वक्त जो दिया है वो ज़मीनी स्तर पे ना रखें।
अच्छा। ज़मीन पे ना रखें, वहीं से आपकी साड़ी में और पल्लू में या आपके लहंगे में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। उसको किसी प्लेटफॉर्म पे रखें ताकि वो आपके नज़र के सामने हो। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। कन्हैया लाल प्रजापति जी इस वक्त उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कन्हैया लाल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। जी हाँ मैं कन्हैया लाल रखा हूँ। जी कन्हैया लाल जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं? बच्चे को पटाखे नहीं देना चाहिए और वो जलने के बाद हो तो परेशानी का सपना। जी कन्हैया लाल जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया अपना सवाल दोहरा दीजिए। होते हैं तो वायुमंडल में जाते हैं तो बीमार भी बढ़ जाते हैं, इसलिए कृपया छोटे बच्चे को ठीक है कन्हैया लाल जी, जहाँ तक हम समझ पाए हैं आप यही जानना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो जब पटाखे जलाते हैं तो किस तरह की सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए ताकि जलने की कोई दुर्घटना ना हो। तो इसका जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो स्वस्थ किसान कार्यक्रम में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। हो गया। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि दीपावली के समय किस तरह की जलने की दुर्घटनाएं हो सकती है और आपको कैसे सावधान रहना चाहिए, साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं से भी किस तरह से सचेत रहें। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। ईमेल ID है swasthkisanlive2024@gmail.com। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक दर्शक ने कॉल किया था, उनका जवाब भी लेंगे, लेकिन इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो सवाल पहले ले लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो विपिन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। जी हमारे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये था कि जो पटाखे चलाते हैं, बम फटाखे, हम लोग देखा जाता है कि जिन लोगों को, जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जिन लोगों को स्वास्थ्य की समस्या रहती है तो देखा जाता है कि उनका या फिर सांस की समस्या ज्यादातर बढ़ जाती है ऐसे प्रदूषण के कारण। तो ऐसे में क्या उपाय कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये था कि जो बच्चे होते हैं वो देखा जाता है कि बड़े बड़े फटाके वहाँ फोड़ते हैं, तो इसके लिए कुछ नियम भी हैं कि बच्चे नहीं फटाके फोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ भी फोड़ सकते हैं और उनको खतरा भी बढ़ने का डर रहता है इसमें। तो जी जी बिल्कुल। और साथ ही आपसे पहले कन्हैया लाल प्रजापति भी यही जानना चाहते थे कि जो छोटे बच्चे हैं जब वो पटाखे जलाते हैं तो क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर अर्चना क्या होगा सुझाव? जब पटाखों की अगर बात करें, स्पेशली छोटे बच्चों की, तो एक ही सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि छोटे बच्चे हमेशा किसी बड़े अपने पेरेंट की या किसी गार्जियन की निगरानी में ही पटाखे जलाएं। कितना ही छोटा, कितना ही मामूली पटाखा क्यों नहीं है, वो बच्चों को, छोटे बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ें, बिना निगरानी के ना छोड़ें। और अगर पटाखे जलाने में मैं कुछ पॉइंट्स अगर ऐड करूं, जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी क्लोज्ड स्पेस में, बेसमेंट में या गलियों में या बंद रूम में, दरवाजे में, वैसे जगहों पे पटाखे नहीं जलाएं। पटाखे हमेशा खुले एरिया में जलाने चाहिए जी। कोशिश ये करें कि पटाखों को मोमबत्ती से, बड़ी मोमबत्ती से या टेपर से जलाएं, दूर रह करके जलाएं, बहुत ज़्यादा नज़दीकी ना रखें पटाखे से। अगर कोई पटाखा नहीं फूटा है तो उसको जा करके चेक करके दोबारा जलाने की कोशिश ना करें। इन सब चीज़ों से ही दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है पटाखों में जी। और बड़े बुजुर्गों के साथ भी और बच्चों के साथ भी स्पेशली निगरानी में पटाखे जलाएं। फुलझड़ी जलाने के बाद पानी की बाल्टी में उसको डाल दें। इवन फुलझड़ी बुझने के बाद भी वो जो रॉड होती है वो बहुत गर्म होती है, उससे भी
बर्न की संभावना बढ़ जाती है जी। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। बात हो रही है डॉक्टर अर्चना, रॉकेट भी खूब शौक से चलाते हैं बच्चे, कैसे? रॉकेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है कि उसको किसी बोतल के अंदर रख करके जलाएं ताकि उसका डायरेक्शन, और हमेशा ये मेक श्योर करें कि उसका डायरेक्शन सीधा आसमान की ओर है जी। उस टाइम में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरीके की तारें नहीं है, कोई बिल्डिंग का कोई छत नहीं है, ताकि वो रॉकेट वहाँ पर रुक ना जाए या वहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और ये सब कुछ पटाखे ऐसे हैं जो बड़ों को ही जलाने चाहिए, छोटे बच्चों को इस टाइप के पटाखे मतलब नहीं ही जलाने चाहिए, बिल्कुल, या जलाएं तो निगरानी में जलाएं। आपने बताया रॉकेट जब जला रहे हो तो बोतल में उसको रखे ताकि बिल्कुल सीधा रहे, तो उसमें एक ट्रिक ये भी है कि उसमें रेत डाल ले ताकि उसका डायरेक्शन बिल्कुल सीधा रहे। जी बिल्कुल। तो कन्हैया लाल जी और विपिन जी, उम्मीद है आप दोनों के सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अब बड़े बुजुर्गों की भी बात कर लेते हैं डॉक्टर विजय। कई बुजुर्ग लोग हैं जो दमे की समस्या भी से जूझ रहे होते हैं और बहुत धुआं इस वक्त होता है, पटाखों की वजह से भी होता है और कुछ मौसम भी ऐसा रहता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अगर मैं ये कहूँ कि सांस संबंधी बीमारी है या कोई भी बीमारी है जिसमें दो एक्सट्रीम ग्रुप हैं, एक बच्चे हैं एक बुजुर्ग हैं, इन दोनों में होता क्या है कि रिजर्व नहीं होता, कि थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम इनको जो इफ़ेक्ट आता है उससे ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू जब जवान होते हैं तो हल्का फुल्का दिक्कत तो ऐसे ही निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बच्चों में कोई भी थोड़ा सा भी इंसल्ट होगा, जैसे धुएं से निकले या पोल्यूशन से एक्सपोजर हो गया, ऐसे बूढ़ों में भी, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी लंग की कैपेसिटी कम होती है, लंग कैपेसिटी कम है तो उसके ऊपर कुछ भी दिक्कत होगी तो उनको सांस की परेशानी बढ़ जाएगी। एक दूसरा ये है कि जो कुछ दमे होते हैं जिनको हम COPD बोलते हैं, वो यूजुअली बुजुर्ग में ही होता है, बुजुर्गों में ही पाया जाता है। और तीसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अस्थमा और COPD में एक मेजर डिफरेंस है कि जब हम अस्थमा में दवाई देते हैं तो एकदम से रिवर्स हो जाता है वो जल्दी, जबकि COPD में रिवर्स नहीं होता वो, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। और वही एक कारण है शायद कि जब सर्दियां होती हैं तो आपने देखा होगा जो बुजुर्ग जिनको COPD होता है उनके लिए सर्दियां निकालना बहुत मुश्किल होता है, या जब जिस मौसम में एयर क्वालिटी ख़राब होती है, स्पेशली अपने यहाँ पे सर्दियों में एयर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब होती है, तो उनके लिए पूरी सर्दियाँ निकालना इतना मुश्किल होता है। मैं गाँव में रहा हूँ तो वहाँ पर तो ये बोलते थे कि चलो बाबा जी की शायद ये सर्दी निकल जाएगी तो एक साल आगे बढ़ जाएगा, तो इतना मतलब खौफनाक वो होता है उनका मंजर। और रीज़न उसका यही है कि इन दिनों में एयर क्वालिटी ख़राब होना, एयर शुष्क होना, जो सांस की नलियों में जाती है उनको इरिटेट करती है, सूजन करती है और उनको नैरो या सुकोड़ देती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पाज्म हो गया। उसकी वजह से वो साएँ की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, फिर उनको दवाई देते हैं तो पूरी तरह वो रिकवर भी नहीं कर पाते। तो आई थिंक यही कुछ कारण है जिसकी वजह से बुज़ुर्गों में सर्दियों में या जब हवा ख़राब होती है उन दिनों में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं और उसी तरह से बुज़ुर्ग भी हैं, अगर सांस की दिक्कत पहले से ही है तो ज़रूर एहतियाती कदम उठाएं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अर्चना, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय कई बार बिजली के तारों से भी करंट लगने की भी केसेस देखे हैं हमने, तो वो कौन सी परिस्थितियाँ होती है जब इस तरह के केसेस आते हैं और ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी मोना, मैं अपना जवाब को दिवाली से स्पेसिफिक ही रखूंगी क्योंकि हम दिवाली के अराउंड ही डिस्कशन कर रहे हैं। दिवाली के समय में इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बर्न की केसेस आमतौर पे तभी देखने के लिए मिलते हैं जब हम ये बिजली की लाइटें यूज़ करते हैं। जो लाइटें यूज़ करते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पहले जब आप उसको प्लग कर रहे हैं तो प्लग पॉइंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, आपका प्लग अच्छा होना चाहिए। नंगी तारों को सीधा प्लग में ना डालें। तारों को जो है कोशिश ये करें कि ज़मीनी स्तर से ना ले जा करके सीलिंग के लेवल पे उसको टांगें और लगाएं ताकि वो छोटे बच्चों के हाथ में ना आ पाए, दूर हो जी, पहुंच से दूर रहें। दूसरी चीज़ कि जब आप तारों को कनेक्ट करते हैं तो उस जगहों पे नंगी तारों को ना छोड़ें। अगर नंगी तारें हैं तो उन पे हमेशा
टेप लगा करके उसको कवर करें। ये छोटी मोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट की जो इंसिडेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि एलर्जी की समस्या भी कई लोगों को होती है, ख़ासतौर पे इस मौसम में, और धुएं से घरों में भी साफ़ सफाई हो रही होती है तो वहाँ पर भी बहुत सारा धूल उड़ता है, तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए जिन्हें एलर्जी की समस्या है? जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और आम समस्या के बारे में बात कर रही हैं। देखिए, जो इंडियन ट्रेडिशन है ऐसा है कि दिवाली आई मतलब सफाई, घर की सफाई हमें करनी ही करनी है जी। और जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ना, ये आम आदमी की समझ है कि हमें धूल मिट्टी उड़ रही है, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि उसमें हाउस डस्ट माइट होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पैथोजन होते हैं जो एलर्जी करते हैं, जिनको हम हाउस डस्ट माइट बोलते हैं। जैसे आप करोगे तो उससे आपका जो जिनको एलर्जी नहीं है उनको गला थोड़ा सा भारी भारी लगेगा, जिनको एलर्जी है उनकी दिक्कत बढ़ जाएगी, अस्थमा जिनका कंट्रोल में है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? देखिए, जिन लोगों को पता है कि मुझे एलर्जी है तो उसके लिए तो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आप सफाई करें तो बाहर चले जाएं, किसी और से करवा लें, वो तो बेस्ट है। लेकिन वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप मास्क लगा के करिए। मास्क में भी हमने देखा है कि लोग ऐसे एक दुपट्टा बांध लेते हैं, जैसे घर की जो महिलाएं हैं एक दुपट्टा लगाते हैं जो बहुत ही पतला सा होता है, उसमें से कुछ भी फिल्टर नहीं होता, तो वो किसी काम का नहीं है। एक अच्छा सा मास्क लगाएं। मेरी सलाह ये है कि अगर आप N95 मास्क लगाएंगे उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने का चांस है। नंबर 2, अगर हो सके तो आप मोप कीजिए, मतलब गीले कपड़े से सफाई कीजिए, झाड़ू से मत कीजिए, जहाँ जहाँ पे भी कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर कोई आपकी दवाई चल रही है पहले से, जैसे अस्थमा की मेडिसिन है, तो आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए, वो बिल्कुल भी उसमें आपको कोताही नहीं बरतनी है कि आज मैं मिस कर दूं या ऐसे, वो ना करें। आई थिंक ये 2-3 चीज़ें करेंगे तो काफ़ी हद तक इस पे हम जो अस्थमा ख़राब हो जाता है, एलर्जी बढ़ जाती है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे हम इन दिनों में इंडोर टाइम ज़्यादा बिताते हैं सर्दी के टाइम में, तो उसका कारण यही है कि सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो हम बाहर कम जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो अपने वेंटिलेशन को बढ़ाइए तो उसमें हवा आर पार होगी तो एलर्जन लेवल जो है घर के अंदर, जो इंडोर एलर्जन लेवल है वो कम होगा। दूसरा ये भी हो कि बहुत सारे लोग पेट्स को रखते हैं, जैसे आजकल इतना आम बात है कि लोग घर में डॉग्स, कैट्स को अपने साथ में रखना, बर्ड्स को साथ में रखना, उनसे भी एलर्जी होती है। तो दूसरा मेरा सलाह ये है कि अगर जितना हो सके उनको पास में मत रखिए, हो सके तो एक दूसरा कमरा बना दीजिए उनके लिए, कांटेक्ट कम से कम रखिए। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। राजेंद्र जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ सर। जी नमस्कार राजेंद्र जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर ऐसा पहले बुखार आया। राजेंद्र जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है हमें साफ साफ, एक बार फिर से दोहरा दीजिए अपना सवाल। पहले बुखार आया। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है हमारा जो है सांस फूलने लगा, दवा बुखार का चलते चलते सांस फूलने लगा, जैसे सीढ़ी चढ़ने लगते हैं तो सांस फूलने लगता है। जी जी। और जैसे फावड़ा वाड़ा चलाने लगते हैं तो सांस फूलने लगता है, जैसे जब रनिंग करने लगे तो सांस फूलने लगता है। ठीक, कब से है ये समस्या आपको? ये समस्या हमको करीब मार्च से चल रहा है मैडम। जी, और आपकी उम्र क्या हो रही है? 45 है, 45 साल। अच्छा। स्मोकिंग करते हैं? धूम्रपान करते हैं क्या राजेंद्र जी? पहले करते थे सर, लेकिन अब मार्च से मतलब छोड़ दिए, 8-9 महीने से नहीं कर रहे। अच्छा, और कोई जांच करवाई है अभी तक, सांस फूल रही है तो? हाँ, जांच कराए तो बोले कि आपकी जो है डिस्नोपीरिया है, डॉक्टर साहब बोले दवा चल रहा है हमारा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर विजय क्या सुझाव देना चाहेंगे? राजेंद्र जी, जो आप बता रही हैं इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको सांस संबंधित बीमारी है। इसमें जो हम सोचते हैं कि ये
अस्थमा है या COPD है, 2 बीमारियां ऐसे होती हैं। आपकी उम्र को देखते हुए दोनों में बगैर आपको एग्जामिन किए, बगैर आगे टेस्ट किए, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आपको अस्थमा है कि जो थोड़ी सी ज़्यादा उम्र वाला COPD है। साथ में आपको इयोसिनोफिलिया भी है और अभी अभी शुरू हुआ है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको अस्थमा होगा जो एलर्जिक टाइप का होता है, जिसमें इयोसिनोफिलिया भी होता है। एक बार आप अगर डॉक्टर से जांच कराएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि अस्थमा ही है या अस्थमा जैसे कुछ और बीमारियां होती हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो चेक करके आराम से बताया जा सकता है। बिल्कुल राजेंद्र जी, उम्मीद है ज़रूर आप इस सलाह पर अमल करेंगे और जो प्रॉपर चेकअप है वो ज़रूर कराएंगे। नज़दीकी चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें और पूरी चेकअप जांच के बाद ही जो उपचार है वो हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए यहाँ पर आप बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अर्चना, जानना चाहेंगे अब आपसे, जैसे कि आपने बताया कि कैसे कैसे बर्न केसेस, जलने की दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। अब बात ये आती है कि इसके बाद करें क्या? तो घरेलू उपचार तुरंत जो फर्स्ट एड है वो क्या किए जा सकते हैं? जी मोना, मैं इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों में दूंगी। अगर बर्न माइनर है, मतलब आपके शरीर का कोई छोटा हिस्सा जला है, हाथ पे है या पैर पे है कहीं, अगर छोटा कोई हिस्सा जला है तो तुरंत वहाँ पे अगर आपने कोई भी किसी भी तरीके की ज्वेलरी या कड़ा या वॉच पहन रखी है, घड़ी पहन रखी है, तो पहले सबसे पहले उसको निकालें और उस हिस्से को पानी में, टैप वाटर, नॉर्मल नल के पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखें, या फिर तब तक रखें जब तक आपकी जलन कम नहीं हो जाती है। अच्छा। उतनी देर पानी में रखने के बाद उस हिस्से को किसी साफ कपड़े में, रुमाल में या किसी साफ कपड़े में लपेट करके आप डॉक्टर के पास जाएं। वो उसको देख करके कि बर्न कितना गहरा है, सुपरफिशियल है या डीप है, उस हिसाब से वो उस बर्न का इलाज करेंगे जी। पर अगर बर्न ज़्यादा है, आपके शरीर का ज़्यादा हिस्सा जल गया है, तो उस केस में अगर आप जल रहे हैं या आपके बगल में कोई ऐसा इंसान है जिसके शरीर में आग लगी है, तो सबसे पहला काम वो आपको ये करना है कि घबराना नहीं है और इधर उधर भागना नहीं है। आपको उस समय में उस पेशेंट को, अगर आप हैं या फिर आपके बगल में कोई व्यक्ति है, तो उसको ज़मीन पे लेटाना है। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, आपको रुकना है, ज़मीन पे लेटना है और रोल करना है। उस तरीके से आग को बुझाना है। अगर कोई और व्यक्ति है तो आप उसकी मदद आग बुझाने के लिए पानी से या फिर कंबल से कर सकते हैं जी। एक बार आग बुझने के बाद उसके ऊपर एक बार पानी डालें, और इस परिस्थिति में पानी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए या फिर बर्फ़ के पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा। और फिर उसको जो भी ज्वेलरी या बेल्ट या घड़ी है, गहने हैं, उनको निकाल करके, जो भी कपड़े चिपक गए हैं अगर जलने से शरीर में, तो उन कपड़ों को नहीं हटाना है। अच्छा। बाकी जो जले हुए कपड़े हैं उनको हटा करके साफ चादर में लपेट करके अस्पताल लेके जाना है। जी जी, बिल्कुल। बहुत ही संवेदनशील स्थिति हो जाती है जब कोई परिवार में है या फिर पास पड़ोस में है जिसे आग लग गई हो, और आग अगर गंभीर है तो ऐसे में ज़रूर ठंडे दिमाग से काम करें। और जो यहाँ पर बताया है डॉक्टर अर्चना ने कि तुरंत से आपको क्या उपाय करने हैं, इनका ज़रूर ध्यान रखिएगा और जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना तो बहुत ही ज़रूरी है। बहरहाल इसी तरह से चर्चा हमारी जारी रहेगी कार्यक्रम के दौरान, लेकिन वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि दीपावली पर्व के अवसर पर किस तरह की दुर्घटनाएं जलने के कारण हो सकती हैं या फिर सांस से जुड़ी हुई किस तरह की समस्याएं हो सकती है। अगर इन विषयों के बारे में आप भी कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर विजय आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय में कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, तो जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह के ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं और उनको नियंत्रण में रखने के लिए क्या उपाय किए जाएं। जी देखिए, इन दिनों में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। जी। आपने सुना होगा कि फ्लू, जो कॉमनली हम फ्लू बोलते हैं,
कई बार मैं अपने पेशेंट को स्वाइन फ्लू का नाम लेके भी बताता हूँ, पर वो इन्फ्लुएंजा होता है बेसिकली। इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन है जो इन दिनों में काफ़ी कॉमन होता है। दूसरा, क्योंकि हवा ठंडी होती है और ड्राई होती है, उसकी वजह से एयरवे जो इन्फ्लेमेशन होती है, हमारे सांस की नलके में सूजन होता है, उसकी वजह से भी वो इन्फेक्शन ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं जी। वायरल और बैक्टीरियल, आई थिंक दो ये सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन होते हैं। वायरल में इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, और बैक्टीरियल में मैं नाम नहीं लूँगा, पर जो डॉक्टर हैं वो जो जानते हैं कि जैसे निमोनिया है, निमोकोकल बैक्टीरिया है, ऐसे एच इन्फ्लुएंजी है, और इस तरह के बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो आई थिंक ये दो इन्फेक्शन हैं जो काफ़ी कॉमन होते हैं। और यूजुअली जब ये इन्फेक्शन होंगे तो हम थोड़ा सा पहचान भी सकते हैं कि बैक्टीरियल है कि ये वायरल है। अच्छा, जो वायरल यूजुअली जो होते हैं स्टार्ट सर्दी जुकाम से शुरू होते हैं, कि मरीज हमें बताता है कि पहले मेरा गला ख़राब हुआ था, फिर छींकें आनी शुरू हो गई, इनिशियली जो खांसी थी वो सूखी थी, फिर अगर बलगम आएगा तो हल्का फुल्का आएगा, और ज़्यादातर बलगम थूक जैसा ही निकलेगा, पीला हरा ऐसे नहीं निकलता है। तो ये इंडिकेशन है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है। और दूसरा है कि ये इन्फेक्शन शायद ऊपर के गले में ही है, नीचे नहीं गया है। दूसरा, फिर कई बार जो इन्फेक्शन होता है निमोनिया होता है। तो निमोनिया में यूजुअली जो इन्फेक्शन है सांस की नलकी से नीचे चला गया है लंग्स तक, तो वो ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होता है। उसमें तेज बुखार आना, सांस की दिक्कत होना, छाती में दर्द होना, बलगम आना, बलगम भी पीला या हरा आना, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। साथ में कई बार इतना सीवियर भी हो सकता है कि वो ऑक्सीजन का कम होना, हाथ और होठ नीले पड़ना, ये एक्सट्रीम फॉर्म है इन्फेक्शन का। तो ये थोड़ी जो आई थिंक जो लक्षण है जो पहचान सकते हैं घर पे भी कि ये वायरल है या डॉक्टर विजय, हम आमतौर पे देखते हैं कि अगर हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ है तो हम आमतौर पे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम चले जाते हैं केमिस्ट की शॉप पर और वहीं से कोई दवाई ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये 2-4 दिन में ठीक ही हो जाएगा। एक तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये हो सकता है कि अगर सर्दी जुकाम ही हुआ है लेकिन अगर जो दवाई होनी चाहिए वो अगर नहीं ली है तो वो बढ़ते बढ़ते निमोनिया के स्तर तक ले जाए किसी मरीज को और गंभीर हो जाए संक्रमण? आई थिंक मोना, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जी। और कई बार इसका जवाब देना में थोड़ा मुश्किल होता है जी। देखिए, जो वायरल इन्फेक्शन है सिंपल वाले, जो गला खराब होना ये होना बहुत कॉमन है जी। तो सीधा 2 छींक आई, थोड़ा गला खराब हुआ और आप सीधे हॉस्पिटल में जाएंगे, आई थिंक कोई नहीं चाहेगा ऐसे। पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पहचानना है कि कब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए जी। अगर वो क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सिर्फ आपको थोड़ा सा गला खराब है, हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, तो उस केस में आप सिंपल ओवर द काउंटर भी दवाई लेके सिर्फ पैरासीटामोल या सिट्रीजिन लेके काम चला सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर आपको तेज बुखार आ रहा है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कितने दिन तक बुखार हो तो फिर गंभीर माना जाए? जी हाँ, ये बुखार यूजुअली जो वायरल फीवर होते हैं 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं जी। लेकिन अगर तेज बुखार अगर इवन पहले दिन भी है तो आपको एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ठीक। कि हमें ये पता लग जाए कि जो भी इन्फेक्शन है ये सीरियस नहीं है, सिर्फ आपको गले तक ही सीमित है जी। गले तक सीमित है तो वो तो ऑटोमेटिकली सेल्फ लिमिटिंग होता है। 3 से 5 दिन में ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। हम ये मजाक में बोलते हैं कि आप दवाई लोगे तो 3 से 5 दिन में ठीक होगा, नहीं लोगे तो 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे ही होता है, ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर इम्पोर्टेंट वही है कि आपको ये जानना है कि कब आप डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, उसको अवॉइड नहीं करना। बिल्कुल। तो उसमें वही तेज फीवर, लंबा बुखार हो गया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, खांसी में थोड़ा सा खून आ गया, या आपको चक्कर आ रहे हैं जी। अगर आपको ऑक्सीजन आप मेजर कर रहे हैं तो वो कम हो रहा है, स्पेशली 95 या 93 से नीचे है, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सीधा डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। आरुष पटेल जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आरुष जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ जी। जी आरुष जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी आप बोलिए। आरुष जी, मेरी आवाज अगर मिल रही है जी। प्रदूषण के बारे में और अस्थमा के बारे में जानकारी चाहते हैं जी। क्या जानना चाहते हैं जी? सवाल क्या है अस्थमा से जुड़ा हुआ? बैतूल मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आइए जी। आरुष जी, हम जानना चाह रहे थे कि आप अस्थमा से जुड़ा हुआ क्या कोई खास सवाल पूछना चाहते हैं?
चलिए, हम लोग यही आरुष जी का सवाल यही है कि जो प्रदूषण है उससे अस्थमा की जो समस्या है वो किस तरह से बढ़ जाती है, क्या संबंध है प्रदूषण और जो अस्थमा है उसका, तो क्या आप बताना चाहेंगे यहाँ पे डॉक्टर विजय? जी देखिए, अस्थमा और वायु प्रदूषण का एक बहुत ही गहरा संबंध है। अगर मैं ये बोलूँ तो उसमें 2-3 तरह से है कि अगर कोई आदमी वायु जो खराब हवा में काफ़ी दिनों तक रहता है तो उसको अस्थमा हो सकता है। दूसरा, जिनको अस्थमा है उनका अस्थमा खराब हो सकता है। तीसरा, जिनको अस्थमा है तो उनको ज़्यादा दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से हर एक स्टेज पे अस्थमा और वायु प्रदूषण का एक गहरा कनेक्शन है। आई थिंक इससे उनको जानकारी मिल गई होगी कि कैसे वायु प्रदूषण और अस्थमा आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो आरुष जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अर्चना आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि बर्न केसेस की हम बात कर रहे हैं, अगर ज़्यादा जला है तब तो कोई बात ही नहीं है, अस्पताल जाना ही है। लेकिन अगर छोटे हिस्से में जलन हुई है तो उसमें भी कई तरह की बातें लोगों के मन में आती है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी डालना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं डालना चाहिए बल्कि आप टूथपेस्ट लगा लीजिए, ठंडक मिल जाएगी। कुछ कहते हैं कि पानी डालेंगे तो फफोले आ जाएंगे, फफोले नहीं आने चाहिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, फफोले आने चाहिए। तो कृपया हमें बताइए कि क्या है सही चीज़? मैं इसको बहुत आसान तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगी सवाल का, कि अगर आपके शरीर के किसी छोटे हिस्से में जला है तो पानी डालना ही है। बर्न ओवर वाटर, ये हमारा नारा है जो कि हम हमेशा कहते हैं कि आपको, अभी मैंने कहा था, मैं फिर से इस बात को दोहराती हूँ कि 15 से 20 मिनट आपको उस हिस्से को पानी में, नल के पानी के नीचे रखना है या किसी बाल्टी में रखना है, या तब तक रखना है आपको तब तक जब तक आपकी जलन ख़त्म नहीं हो जाती है। पानी डालना ही डालना है। अगर आप मोना, आपका सेकंड सवाल था कि पानी डालने से फफोले हो जाते हैं। देखिए, फफोले होना का वो बर्न के जलने के कितनी गहराई तक जला है उससे उसका रिलेशन है। पानी डालने या नहीं डालने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पानी डालना ही डालना है। और इवन अगर फफोले पड़ रहे हैं तो ये एक तरीके से अच्छी बात है। इसका मतलब है कि बर्न ऊपरी सतह पर ही है, सुपरफिशियल बर्न है, वो डीप बर्न में नहीं, वो डीप बर्न नहीं है। तो पानी आपने डालना ही डालना है। फफोले अगर पड़ रहे हैं तो आपने फफोलों को कुछ नहीं करना है, फफोलों को उसको फोड़ना नहीं है, उसको कुछ नहीं, उसका पानी नहीं निकालना है। मैं ये एडवाइस ज़रूर दूंगी कि फर्स्ट एड करने के बाद, जो कि पानी डालना है या आग बुझाने के बाद, आप एक बर्न स्पेशलिस्ट से या किसी डॉक्टर के पास जा कर के ज़रूर दिखाएं, सो दैट बर्न कितनी गहराई तक गया है वो असेस कर करके उसका क्या इलाज करना है वो आपको बता सके। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो आपके पास आए होंगे केसेस कि घरेलू उपचार में किसी ने जो बर्न केसेस हो उसको और ख़राब कर लिया हो, अगर आप कुछ बताना चाहें और क्या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल। घरेलू उपचार में मैंने देखा है कि लोग आटा, अंडा, आलू, रतनजोत, टूथपेस्ट तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि लोग पानी नहीं डालेंगे, टूथपेस्ट लगा करके आते हैं। और बहुत तरीके की चीज़ें लोग अपने जले हुए सतह पर लगा करके आते हैं। जला हुआ जो सतह होता है वो एक तरीके से बहुत ही साफ, क्लीन, स्टेराइल सतह होता है, और हम ये जो कुछ भी बाहरी पदार्थ लगा रहे हैं उससे हम उल्टा इन्फेक्शन ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत ही इसमें सावधानी ये बरतनी है कि आपने कुछ भी नहीं करना है, किसी भी तरीके का कोई भी पदार्थ घर पे नहीं लगाना है, भले ही वो छोटा हिस्सा हो या ज़्यादा आपका सतह जल गया है। आपको उसके ऊपर पानी डालना है और पानी डाल करके आपको अस्पताल लेकर के जाना है ताकि वहाँ पर आपके बर्न की गहराई के हिसाब से डॉक्टर इलाज प्रॉपर कर सके। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और अस्थमा की बात हम कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर विजय, आपने हमें बताया था कार्यक्रम में कि जो अस्थमा के मरीज़ होते हैं उन्हें आप एक एक्शन मैनेजमेंट प्लान भी बताते हैं, अस्थमा का स्तर कितना है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को भी बता सके इसके बारे में। जी देखिए, अस्थमा ना एक ऐसी वाली बीमारी है जो ऊपर नीचे होती है। मतलब ऊपर नीचे का मतलब ये है कि कभी सिम्टम या लक्षण कम होंगे, कभी ज़्यादा होंगे, और ये बाय नेचर ही होता है अस्थमा में। तो एक्शन प्लान हम ये बताते हैं कि जब ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाए तो उस टाइम पे क्या करना है। यूजुअली हम रिटर्न में देते हैं, ये कई बार सिर्फ बता के छोड़ देते हैं कि आपकी ये मेडिसिन है जिसको हम इनहेलर बोलते हैं। उसमें 2 तरह के होते हैं। एक मेंटेनेंस इनहेलर होता है जो कंटिन्यूस लेते हैं, कंट्रोल रहता है। एक रेस्क्यू इनहेलर होता है कि अगर आपको दिक्कत बढ़ जाए तो उस टाइम पे यूज़ करना है। तो उसमें क्लियर एक्शन प्लान में यही लिखा होता है कि अगर आपका कंट्रोल में है तो कौन सी मेडिसिन लेनी है, अगर ख़राब हो गया तो कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो
और उसमें आगे हम ये भी बताते हैं कि इस लेवल तक आपको घर पे इंतज़ार करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अस्थमा ख़राब हो गया है, सुबह शाम की डोज ले रहा था, वो बीच में एक डोज की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो अपने आप को देख सकता है। लेकिन अगर 2-3 लेने के बाद भी दिक्कत उसकी बढ़ रही है, तो उसमें केस में बताते हैं देखो आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, इतने के बाद में आप सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करिए या इमरजेंसी आ जाइए। तो ये बेसिकली मतलब मोटा मोटे तौर पे यही होता है एक्शन प्लान कि अगर आपका अस्थमा ख़राब हो जाए तो उस स्थिति में आपको किस हद तक खुद को मैनेज करना है और किस स्थिति पे जाने के बाद में इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र सिंह नेगी मंडी हिमाचल प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मैडम जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी मैडम जी, मेरा सवाल यह है कि इन दिनों हमारे यहाँ पर घास कटाई का पहाड़ों पे जोरों पे काम चला हुआ है, तो ये हे फेवर और सांस घुटना, बुखार आना और स्क्रब टाइफस जैसे इसके लक्षण होते हैं और तमाम दवाइयां लेने के बावजूद भी इसमें ठीक नहीं हो पाते जी। तो ये इस बीमारी का स्थायी मतलब इसको प्रोटेक्शन कैसे दी जाए, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये मैडम जी, हम ट्रैकिंग वगैरह पे भी जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड में पोर्टेबल ऑक्सीजन का सिलेंडर भी काम नहीं करता, ऐसी नशीली जड़ी बूटियों की हवा जो है वहां पर होती है जी। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी दवाइयां साथ रखनी चाहिए ताकि हम अपना वहां से जिंदा निकल सकेंगे? जी बिल्कुल नागेंद्र जी, आपके सवाल हमने यहाँ पर ले लिए हैं, लेकिन फिलहाल स्वस्थ किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद इसका जवाब हम अपने विशेषज्ञ मेहमान से लेंगे, कृपया हमारे साथ बने रहें। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में हम दीपावली में अस्थमा और जलने की समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़कर, या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे मंडी हिमाचल प्रदेश से, नागेंद्र जी, और वो जानना चाह रहे थे कि जब एलर्जी जैसी समस्याएं होती है और ऐसे में सांस फूलने की दिक्कत बार बार होती है, तो कई तरह की इलाज करने के बाद भी उन्हें जो उपचार करने के बाद भी राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, और हाई एल्टीट्यूड में जब जाते हैं और उस समय जो दिक्कतें होती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर विजय, क्या सुझाव आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए नागेंद्र जी, जो आपने जिस तरह का जो सिनेरियो बताया है उसमें ऐसे लग रहा है जैसे आप उस पेशेंट को किसी एक पर्टिकुलर उससे एलर्जी है जी, और एलर्जी में आमतौर पे एक एलर्जन होता है जिसके एक्सपोजर के बाद में हमें दिक्कत होती है, जिसको आप हे फीवर बोल रहे हो। हे फीवर में होता क्या है कि जैसे आप एलर्जन से एक्सपोज होगा तो आपका शरीर थोड़ा टूटा टूटा सा लगेगा, जैसे लो ग्रेड फीवर जैसा होना, उसके साथ में सांस की दिक्कत होना, छाती में जकड़न होना, कई लोगों को छींके आना, तो ये सारे एलर्जी के सिम्टम होते हैं। उसमें बेस्ट तो ये होता है कि अगर आपको पता है कि किस चीज़ से मुझे एलर्जी है तो उसको अवॉइड कीजिए। वो बहुत बार पॉसिबल होता है लेकिन कई केसेस में पॉसिबल नहीं होता, या कई बार हम पहचान ही नहीं पाते कि किस चीज़ से हमें एलर्जी है। ऐसा है कि आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता है। आज एलर्जी के काफ़ी अच्छे इलाज आ गए हैं। अगर आप डॉक्टर से ठीक से कंसल्ट करोगे और उनके एडवाइस को पूरी तरह फॉलो करोगे तो कोई रीज़न नहीं कि कंट्रोल ना हो। ज़्यादातर क्या होता है कि पेशेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे ये बीमारी है और इसका इलाज ये है। ज़्यादातर टाइम पे हम लोग इनहेलर लिखते हैं और जैसे इनहेलर देते हैं
तो पेशेंट का सबसे पहला रिस्पॉन्स ये होता है, इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है जी, मैं लूँगा तो मुझे आदत पड़ जाएगी। सबसे बड़ी मुसीबत ये है, अगर आपने एक बार ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये दिक्कत है और इसका इलाज यही है, तो फिर दिक्कत नहीं वाकई क्या आदत पड़ जाती है इनहेलर की? जी जी बिल्कुल नहीं, मैं उसका उल्टा बोलता हूँ, एक बार हर एक मरीज को बोलता हूँ, अच्छा आप ये बताइए, आप किसी शुगर वाले मरीज को जानते हैं या बीपी वाले पेशेंट को जानते हैं? उनको तो हमेशा दवाई देनी पड़ती है, जैसे आप दवाई बंद करते हो बीपी बढ़ जाता है, तो उनको तो आप नहीं बोलते कि आदत पड़ गई है। आदत होती है, जैसे सुल्फा है, गांजा है, हेरोइन है, चर्स है, ये लेते तो आदत होती है। आप बीमारी का इलाज ले रहे हो, उसको आदत कैसे बोल लेंगे? बिल्कुल, मादक पदार्थ या धूम्रपान, इन चीजों की आदत बुरी है। होती है। जी जी। एक और जो उनका जो दूसरा सवाल था कि भाई वो जब एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन का दबाव कम होता है। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल फैक्ट है। जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है हाइट के साथ में, उसमें दो तरह की चीज़ें होती है। एक जो काफ़ी दिनों से वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो काफ़ी दिनों से वहाँ रह रहे हो तो एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, उनकी जो शरीर है उसके अनुसार ढल जाता है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो एक्यूटली जो अभी अभी गए हैं, जैसे टूर के ऊपर जब हम जाते हैं कि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पे निकल गए या हिमालय पे चढ़ना है, तो उस केस में या इवन लेह लद्दाख भी जाते हैं तो भी मैं एक बार गया था, तो अगर आप वहाँ पे ऑक्सीजन चेक करोगे तो सडनली आप देखोगे 86, 84 ऐसे सैचुरेशन निकलती है। जी जी। तो उस केस में ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और जो इनका शायद एक धारणा है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर में से तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर तो 100% ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करेगा, और उससे आपका जो ऑक्सीजन जो कम हुआ है मात्रा वो बढ़ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो नागेंद्र जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अर्चना, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपने एक समस्या बताई थी कि बिजली की तारों की वजह से भी कई दुर्घटनाएं इस समय होती हैं, तो ऐसी कोई दुर्घटना अगर हो गई हो तो फिर क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? जी, अगर आपके घर में या आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि बिजली का झटका लगा है, तो सबसे पहले उसकी मदद करने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखें कि वो अभी भी क्या तारों की कांटेक्ट में है। अगर ऐसा है तो तुरंत से जाकर के उसको ना पकड़ें, करंट आपको भी लग सकता है। उस केस में आप पहले ये देखें कि वो बिजली का करंट कहाँ से आ रहा है। अगर आप अपने आप को बचा करके सेफली उस स्विच को बंद कर सकते हैं तो वो करें, या फिर पावर जो मेन पावर सप्लाई है उसको बंद कर दें, और नहीं तो एक लकड़ी के मदद से उस मरीज को उस वायर से दूर करने की कोशिश करें। ठीक, ये करना है आपको उसको करंट से बचाने के लिए। एक बार जब आपने वो कर लिया है, तब उसके बाद आपको पहले पेशेंट का ये देखना है कि पेशेंट होश में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको तुरंत से एम्बुलेंस बुलानी है और CPR स्टार्ट करना है। अगर वो होश में है और किसी एक हिस्से में उसके आग लगी है तो जनरली इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट के साथ साथ इंजरी भी होती है। तो उस केस में देखिए कि अगर कोई मेजर इंजरी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, खून नहीं निकल रहा है, तो आप उस पेशेंट को आराम से एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल पहुंचाइए। और अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसके ऊपर टूनिके लगा करके उस ब्लीडिंग को कंट्रोल कीजिए। ये आपको करना है तुरंत से, अगर कोई इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट इंजरी का इंसिडेंस हुआ है आपके आसपास। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ईमेल के जरिए भी एक सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने, और इस सवाल को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है गौरव भारद्वाज जी ने मेरठ उत्तर प्रदेश से। पूछते हैं कि मेरा वजन 100 किलो के आसपास है, जिसके कारण मेरी सांस फूलती है, इसके लिए मैं क्या करूं? डॉक्टर विजय, क्या सुझाव? जी गौरव जी, देखिए ये आई थिंक ओबेसिटी है उनको, जो हम टेक्निकल टर्म में ओबेसिटी बोलते हैं। इनका हाइट मुझे पता नहीं है कितना है, पर आई अज्यूम कि नॉर्मल हाइट होगा तो ये BMI 30-35 से ऊपर ही होगा। इसमें जो सांस की दिक्कत हो सकती है उसमें 2-3 बीमारियां हैं जो आमतौर पे देखी गई हैं। एक को हम OSA बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें रात को सोते हुए सांस बंद हो जाता है और उससे बार बार आंखें नींद खुलती रहती है। जी। दूसरा एक होता है ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन, मतलब जिनको ज़्यादा वजन होता है उसकी वजह से सांस ठीक से नहीं आता तो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। ये 2 बीमारियां कॉमनली पाई गई हैं जो सांस की वजह से दिक्कत कर सकती हैं। तीसरा, ये लोग जो है हार्ट की बीमारियों के भी प्रोन होते हैं जी। कि हो सकता है उनको हार्ट की बीमारी हो गई हो, तो एक बार चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट के लिए आई थिंक उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आजकल तो मेडिसिन भी आ गई हैं काफ़ी अच्छे वाले जो वेट रिडक्शन में हेल्प करती हैं, वो डॉक्टर की देखभाल में या
उनके एक बार कंसल्टेशन कर लें कि क्या वो किसी दवाई कि काबिल हैं कि नहीं, दवाई ले सकते हैं कि नहीं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं। गौरव जी, उम्मीद है कि इन सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे। चलते चलते डॉक्टर अर्चना, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कहना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को ताकि वो दुर्घटना से मुक्त और दीपावली हर्षोल्लास के साथ मना सकें। जी मोना, मैं ये कहना चाहूँगी कि दिवाली जो है बहुत ही खुशियों का त्यौहार है, दिए का, रोशनी का, पटाखों का त्यौहार है। बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही एक्साइटिंग त्यौहार है। इस सिनेरियो में 2-4 छोटी छोटी चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना है अपने और अपने परिवारजनों की सुरक्षा के लिए। आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उन पे हमेशा एक नज़र रखें, निगरानी रखें कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं वो किसी आग की चपेट में गलती से आ तो नहीं रहे हैं। पटाखे जलाते वक्त कभी भी बच्चों को अकेला ना छोड़ें, अपनी निगरानी में ही उनको बाहर जा कर के पटाखे जलाने दें। ज़मीन पर दिया ना रखें, दिया हमेशा जो है अपने चेस्ट लेवल या उसके ऊपर ही रखें। और बेहतर होगा कि पटाखे जो हैं कम से कम जलाएं या ग्रीन पटाखे जलाएं ताकि बिल्कुल। तो इस बारे में तो मैं डॉक्टर विजय से पूछना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पटाखों का जो प्रदूषण है वो सांस लेने की दिक्कतें करता है, तो ऐसे में क्या संदेश आपका होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके बाद जो देखिए दिवाली के दिन हम सब लोग खुश होते हैं और खुशी मनाने का सबका अपना अपना तरीका है। बिल्कुल। उनमें से दिए जला के पटाखे जला के एक वो है, पर मुझे लगता है कि हमारी उसके दिवाली के बियॉन्ड भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर वातावरण को हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा जी। पटाखे बजाना ठीक है, अभी लीगल भी है कि कोर्ट ने बोला बजा सकते हैं ग्रीन क्रैकर जो हैं, पर उसमें भी ध्यान रखो। देखो हम बेस्ट ऑफ बेस्ट हम ये बोल रहे हैं वो 30% रिडक्शन होगा। जो आम पटाखा है उससे 30% कम होगा, जो भी केमिकल्स निकलेंगे, जो साउंड पोल्यूशन होगा, जो पार्टिकुलेट मैटर उनसे निकलेंगे, जो हैवी मेटल्स निकलेंगे, वो 1/3 है। पर फिर भी है ना, इन दिनों में वैसे हवा ख़राब होती है, ऊपर से आप ओवर ऐड करोगे तो थोड़ा सा आप बचाइए, पर सीमित रह के बजाइए जी, और अपनी खुशियाँ दूसरे तरीके से फैलाइए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आप दोनों ने यहाँ पर कार्यक्रम में कही। डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर विजय, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों को भी धनतेरस की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आप लोगों ने कि दीपावली का पर्व कैसे आप हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही दुर्घटना मुक्त और प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की कोशिश करें। इससे आपकी भी सेहत अच्छी रहेगी और आपके आसपास के लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, तो जाहिर तौर पर आपके आसपास जो वातावरण है वो आनंदमय बना रहेगा। तो उम्मीद है ये सभी जानकारी आपके बेहद काम आएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में अपने सवाल अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। नोट कर ले हमारी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। सवाल के साथ साथ नाम, स्थान, अपनी आयु जरूर लिखें। इसके अलावा आप स्वस्थ किसान कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां कभी भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ स्वस्थ किसान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी।
घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।